पीसीएम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉल वाला नंबर है और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो 11th का बायोलॉजी है। 11th का बायोलॉजी और सेल थ्योरी आपको एक चैप्टर पढ़ना है। बायोलॉजी में जो 11th का बायोलॉजी है उसमें सेल जो है, सेल एक चैप्टर पढ़ना है, उसी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सेल के बारे में जो आप जानते हैं उसके बारे में देखिए कितना आप इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहले क्या कौन सा क्वेश्चन है, क्या है। हाँ, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सबसे पहले ये है कि सजीवों को 5 वर्गों में किसने बांटा है। सजीवों को 5 वर्गों ने किसने बांटा। 5 वर्ग में जो डिवाइड किया गया, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो कौन किए हैं, सजीवों को 5 वर्ग में किसने बांटा है। ऑप्शन आप देख लीजिए। एक पहला में आप जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट में जगदीश चंद्र बोस हैं, रॉबर्ट हुक हैं, अरस्तू ने और आर.एच. विटेकर ने। चलिए आपको ये बताना है कि सजीवों को 5 वर्गों में किसने बांटा। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं तो इसका आंसर जो है आर.एच. विटेकर साहब हैं, आर.एच. विटेकर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है। क्वेश्चन सेकंड में ये है, कोशिका क्या है ना। सेल जो है, सेल कोशिका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। पहला आपको यहाँ पर दिया है कि सजीवों की संरचनात्मक इकाई है, सजीवों की क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कोशिका है क्या। वो संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों है और इनमें से कोई नहीं है। चलिए सब ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों इकाई हैं। ठीक है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों इकाई हैं कोशिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, है ना। बायोलॉजी का फादर या फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन पहले आप देख लीजिए। तो ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया, अरस्तु को कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं, लिवेन हॉक साहब को कहते हैं। यहाँ पर हॉक होगा, लिवेन हॉक, एंटिनो बॉन लिवेन हॉक साहब हैं, एंटिनो बॉन लिवेन हॉक। तो चलिए एंटिनो बॉन लिवेन हॉक साहब हैं। और एक स्लाइडेन को हम लोग जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इनका ध्यान रखिएगा। अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। अरस्तु जो अरिस्टोटल है, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्या है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, है ना। आपको पता है कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जो मृत कोशिका था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया है। चलिए आपको बताना है कि इसमें जीवित कोशिका का खोज किसने किया है। सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, अरस्तु को कहा गया, अरस्तु यहाँ पर है। दूसरा रॉबर्ट हुक है, लिवेन हॉक और एक यहाँ पर स्लाइडेन आपको दिया गया है। लिवेन हॉक कहने का मतलब क्या है, तो एंटिनो बॉन लिवेन हॉक साहब। चलिए आप ये बताइए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो जीवित कोशिका का खोज किए थे लिवेन हॉक साहब, एंटिनो बॉन लिवेन हॉक साहब ने जीवित कोशिका का खोज किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उसमें हम लोग चलते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए इसमें क्या आपको कहा गया है, 5 नंबर पहले देख लीजिए क्या है। 5 नंबर में कहा गया, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यह बात किसने बताया। पुरानी कोशिका जो है उसी से नई कोशिका, अब सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो सेल डिवीजन में एक सेल जो है यहाँ पर डिवाइड होके और नई सेल का निर्माण करता है। तो इस पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये थ्योरी कौन दिए हैं, जो आपको बताना है। पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसके बारे में कौन बताए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए क्या क्या है। तो ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया रूडोल्फ विर्चो साहब हैं, रॉबर्ट हुक हैं, लिवेन हॉक और इसके बाद स्लाइडेन है। कौन व्यक्ति हैं, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यह किसने बताया। रूडोल्फ विर्चो ने, इसके बाद है रॉबर्ट हुक ने, लिवेन हॉक ने और स्लाइडेन ने। चलिए बताइए, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा। रूडोल्फ विर्चो साहब इसको बताया है कि पुरानी कोशिकाओं से ही
नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। रुडोल्फ विर्चो, आपको इनका एक सिद्धांत पता होगा, ओमनिस सेलुल ई सेलुला का सिद्धांत दिए थे। ओमनिस सेल्यूल है ना, ओमनिस सेल्यूल ई सेलुला का एक सिद्धांत दिए हैं, जिसमें ये कहा गया कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस बात को बताया कौन है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रुडोल्फ विर्चो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना। कोशिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत आपको पता होगा, कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया है कि प्रत्येक सजीव जो है, सजीव का जो ही शरीर है, ये पूरा का पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सजीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, चलिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया जो आपको बताना है। चलिए अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए। कोशिका पहले ऑप्शन यहाँ पढ़ लीजिए। एक रुडोल्फ विर्चो साहब हैं, स्लाइडेन है, स्वान है, और बी और सी दोनों। मतलब बी में यहाँ पर आपको दिया गया स्लाइडेन और सी में स्वान दिया गया है, मतलब बी और सी दोनों रहेगा क्या। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वास्तव में दोनों मिल के किए हैं, है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान दोनों मिल के किए हैं, स्लाइडेन और स्वान दोनों मिल के किए हैं। मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान दोनों ने किया है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर किए हैं, और इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, था डी इसका आंसर हो जाएगा, बी और सी स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए अगेन अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ओमनिस सेलुल ई सेलुलर सिद्धांत का अभी आया था पीछे रुडोल्फ विर्चो साहब के लिए। तो ओमनिस सेलुल ई सेलुलर सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए हैं। ओमनिस सेलुल ई सेलुला, ओमनिस मतलब होता है पुरानी, सेलुल मतलब कोशिका, ई मतलब सेल, सेलुला मतलब निर्माण होना, मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। या ओमनिस सेलुलिस ई सेलुलर सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए हैं, तो ध्यान रखना आपको कि ओमनिस सेलुलिस सेलुलर सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रुडोल्फ विर्चो या रुडोल्फ विर्चो साहब ने किए हैं, रुडोल्फ विर्चो, ध्यान रहेगा आपको, रुडोल्फ विर्चो ने। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन था, 7 के बाद हम लोग यहाँ पर अब 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है। अच्छा 8 यहाँ पर देखिए बाई फोल्ट हो गया है, यहाँ पर डायरेक्ट 9 क्वेश्चन है, 8 यहाँ पर नहीं है, नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है। अब चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया क्या, कोशिका झिल्ली में कौन से पदार्थ उपस्थित होता है। कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है। 4 ठो आपको ऑप्शन दिया गया है, कोशिका झिल्ली में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है। और यहाँ पर पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कि कोशिका झिल्ली में कौन सा पदार्थ उपस्थित है। इसके लिए आप पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपको लिपिड दिया गया है, दूसरा में आपको प्रोटीन दिया गया है, तीसरा में कार्बोहाइड्रेट है, चौथा में सभी है। तो यहाँ पर इसको ऑप्शन आराम से देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है, हाँ यहाँ पर ये दिया गया है, आपको देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली में कौन से पदार्थ उपस्थित होता है जो आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है ये देखिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है लिपिड है, प्रोटीन है, यहाँ पर लिपिड दिया गया, आपको प्रोटीन दिया गया, कार्बोहाइड्रेट और सभी। तो आपको ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली में सारा पदार्थ उपस्थित, लिपिड भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। आपको ध्यान रखना है, लिपिड मतलब वही जो बसा उसा होता है उसी को हम लोग लिपिड कहते हैं, बसा। तो यहाँ पर बसा है, प्रोटीन आपको यहाँ पर दिया गया, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और सभी। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर सभी, इसका आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, कोशिका झिल्ली में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होता है, लिपिड है, प्रोटीन है, बसा, जो भी है सबके सब इसमें उपस्थित रहेगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 के बाद यहाँ पर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या स्थिति है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, यहाँ आराम से आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन को। कहा गया कि लिपिड के 2 सतहों के बीच जो धंसे हुए प्रोटीन होता है, लिपिड के 2 सतहों के बीच धंसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं। लिपिड के 2 सतहों के बीच धंसे प्रोटीन को क्या कहते हैं। यहाँ आपको दिया गया है ऑप्शन, लिपिड के 2 सतहों के बीच जो धंसा हुआ प्रोटीन है, उस धंसे हुए प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं जो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, लिपिड के 2 सतहों के बीच धंसा हुआ जो प्रोटीन है उसका नाम क्या देते हैं।
चलिए ऑप्शन में यहाँ पर पढ़ लीजिए। पहले ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पेरिफेरल प्रोटीन दिया गया है। इसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन है। इसके बाद इंटीग्रल एवं पेरिफेरल दोनों प्रोटीन होता है और इनमें से कोई नहीं। तब आपको ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, है ना। पेरिफेरल होगा, इंटीग्रल एवं पेरिफेरल दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिपिड के दो सतहों के बीच जो धंसा हुआ प्रोटीन होता है, लिपिड के दो सतहों के बीच जो धंसा हुआ प्रोटीन होता है उसको इंटीग्रल प्रोटीन हम लोग कहेंगे। उसका नाम क्या देंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। ध्यान रहेगा आपको, इसका नाम देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये बताइए लिपिड के दो सतहों के बीच धंसे प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। आपका बी आंसर इसमें होगा और बी में दिया गया आपको इंटीग्रल प्रोटीन। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है। हाँ यहाँ पर दिया गया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी है ना यहाँ पर वीडियो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। इसमें एक कहा गया है कि सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है जो आपको बताना है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में आपको दिया गया माइकोप्लाज्मा, एक ऑप्शन आपको दिया गया शुतुरमुर्ग कांडा आपको दिया गया है, आरबीसी दिया गया है ना, रेड ब्लड सेल है, लाल रुधिर कोशिकाएं दिया गया, डब्ल्यूबीसी आपको दिया गया है, व्हाइट ब्लड सेल है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है। ध्यान रखना कि सबसे छोटी कोशिका आपको चाहिए। सबसे छोटी कोशिका कौन सा रहेगा जो आपको बताना है ना। ऑप्शन में दिया गया माइकोप्लाज्मा, यहाँ पर एक दिया गया है, यहाँ पर दिया गया शुतुरमुर्ग कांडा है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल होता है, सेल है, लाल रुधिर कोशिकाएं हैं और श्वेत रुधिर कोशिकाएं, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी जो होता है, सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है सर। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। तो सबसे छोटी कोशिका आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो आंसर इसका ए रहेगा। इसका ए आंसर है आपका। सो यहाँ देख लीजिए इसका ए आंसर रहेगा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, यहाँ पढ़िए। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि कोशिकीय एवं आणविक, है ना, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है जो आपको बताना है। कोशिकीय एवं, या वह कहा गया, वह मतलब एवं, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है जो आपको बताना है। जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है भारत में, आपको ये बताना है कहाँ है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, दिल्ली है। मुंबई है, कलकत्ता, हैदराबाद या दिल्ली, कहाँ है जो आपको बताना है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र आपको चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से इसमें क्या रहेगा। आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते। इसका ऑप्शन हैदराबाद है। ध्यान रहेगा आपको, हैदराबाद। अगर कहा जाए कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है तो हैदराबाद है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सर, सी हो जाएगा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद। चलिए अगर ये याद था तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो याद है तो इसको अवश्य ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, मतलब नियंत्रित करती है, होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है जो आपको बताना है। क्रियात्मक जो उसका गतिविधियां है ना, कार्य करने वाली जो उसका गतिविधियां, वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा। कौन, मतलब कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, आपको पता है इसका तो इसका बता सकते हैं। चलिए पहला में ऑप्शन दिया गया केंद्रक है, यहाँ पर है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, जीवद्रव है, और इनमें से सभी सब लोग नियंत्रित करता है। बताइए कोशिका के जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित कौन करेगा। अच्छा, आपको पता है कि केंद्रक एक ऐसा भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि कोशिका का दिमाग है, ब्रेन है ना, इसको दिमाग कहा जाता है। आपको पता है कि इसको हम लोग दिमाग कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ही आपको समझना है, इसको हम लोग दिमाग कहते हैं। अब आपको यहाँ ये समझना है कि जो हम लोग को शरीर को नियंत्रित कौन कर रहा है, तो दिमाग ही नियंत्रित कर रहा है। तो कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियां को भी नियंत्रित कौन करेगा, तो केंद्रक ही करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर ये हो जाएगा,
है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा केंद्रक। यहाँ पर ऑप्शन दिया था, केंद्रक दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, जीवद्रव दिया है और सभी। तो इसमें कहते हैं कि इसको नियंत्रित करता है कौन, ए केंद्रक इसको नियंत्रित करता है। कोशिका के जो क्रियात्मक यहाँ पर गतिविधियां है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो केंद्रक इसको नियंत्रित करता है, केंद्रक। ये चलिए कंप्लीट है। अब आइए अगेन हम लोग अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, क्या कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी भाग होता है, भीतरी वलन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ दिया गया क्रिस्टे कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, क्रिस्टे कहते हैं, ऑक्सीसोमस कहते हैं और एक मैट्रिक्स है, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को हम लोग क्या कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन है उसको क्रिस्टे कहा जाता है। सर ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है, तो क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है उसका नाम क्या देते हैं, क्रिस्टी उसका नाम देते हैं, ध्यान रहेगा, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, तो क्रिस्टी कहलाता है। चलिए अगेन 13 के बाद 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं। 15 नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, जो आपको बताना है। लाइसोसोम जो है ये क्या करता है, लाइसोसोम, इसमें क्या, एक राइबोसोम होता है, लाइसोसोम है। तो राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का काम है ना। ये राइबोसोम का काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम करता है। और लाइसोसोम, आपको ये बताना है कि यहाँ पर प्रोटीन का, यहाँ पर राइबोसोम नहीं चाहिए आपको, यहाँ चाहिए लाइसोसोम का कार्य चाहिए। लाइसोसोम क्या करता है, आपको पता है कि लाइसोसोम जो है वो अगर कोशिका है, कोशिका के अंदर कोई भी अगर खराब पदार्थ चला गया है तो इसको पाचन करने का काम करता है। मतलब अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिका के अंदर जो है किसी खराब चीज चला गया है तो इस खराब चीज को कोई पचा देता है, कौन, तो लाइसोसोमा पचा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम क्या करेगा, तो लाइसोसोम का मतलब करता क्या है, कोशिका के अंदर जो है पाचन करवाता है। मतलब अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिका के अंदर का पाचन होता है, अंतः कोशिकीय पाचन करवाता है। ध्यान रहेगा। यहाँ पर पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए क्या क्या है। लाइसोसोम के लिए दिया गया कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, पैकेजिंग करता है, अंतःकोश के पाचन करता है और वसा का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करना मतलब निर्माण करना। संश्लेषण जो है ये वर्ड आता है किसके लिए, तो निर्माण के लिए आता है यहाँ पर वर्ड संश्लेषण, आपको ध्यान रखना है। संश्लेषण जो वर्ड है वो निर्माण के लिए आता है। तो यहाँ बताइए लाइसोसोम करेगा कोई चीज, तो लाइसोसोम का कार्य होता है प्रोटीन, सॉरी यहाँ पर जो अंतःकोशिकीय पाचन करवा देता है, कोशिका के अंदर जो भी खराब पदार्थ है इसको पचाता है, अंतःकोशिकीय पाचन, ये ध्यान रहेगा। चलिए अगेन हम लोग अगला क्वेश्चन पे चले। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, जो पहले देख लीजिए, पढ़िए इसमें क्या कहा गया, आराम से इसको देखिए। ये कहा गया प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है कौन, आराम से इसको पहले देख लीजिए क्वेश्चन को। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन होता है, जो आपको बताना है। सक्रिय स्थल कौन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है या कौन करता है, जो आपको बताना है। तो प्रोटीन का यहाँ देखिए लाइसोसोम ऐसा तो करता नहीं, तो कोशिका में पाचन करवाता है। हाँ अभी आपको बताए थे राइबोसोम के बारे में कह रहे थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, गोल्जी बॉडी जो है वहां पर पैकेजिंग का कार्य करता है ना, प्रोटीन जो बन गया है ना उसको पैकेज कर देता है गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ऊर्जा बनाता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा, आपको पता है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा वहां पर मतलब बनाता है। सेलुलर रेस्पायरेशन होता है कोशिकीय श्वसन द्वारा। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये बताना है प्रोटीन निर्माण कौन करता है, सक्रिय स्थल कौन है प्रोटीन का। तो यहाँ इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ जो लिखा गया है राइबोसोम बी में, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो निर्माण का सक्रिय स्थल होता है वो कौन हो गया, तो राइबोसोम इसका आंसर रहेगा, आपका राइबोसोम रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 16 के बाद यहाँ पर आइए 17 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 17 में क्या आपको कहा गया है। 17 नंबर जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वहां पर देखिए क्या है। 17 में कहा गया कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं ना, सुसाइडल वैग किसको कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं, आप पहला ऑप्शन दिया गया है। सेकंड ऑप्शन कहा गया राइबोसोम को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कहते हैं, किसको कहा, गोल्जी उपकरण को कहते हैं। चलिए बताना है आपको कि किसको कहा जाएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की जो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम है, राइबोसोम है,
कार्बोहाइड्रेट है और गोल्जी उपकरण है। तो आपको पता है कि आत्महत्या की थैली हम लोग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को ही बोलते हैं नहीं। जब कोशिका में सारा कार्य करना बंद कर देता है तो यह सब पे छिड़क के पूरे कोशिका को ही नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम इसको पूरे कोशिका को ही नष्ट कर देता है, एंजाइम छिड़क देता है, पूरा कोशिका यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। मतलब खुद तो मरता ही है, साथ ही लेके जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या की थैली इसको हम लोग कहेंगे। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो आत्महत्या की थैली। पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली कौन है? तो लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कौन है? तो लाइसोसोम होता है जो है आपका आत्महत्या की थैली। आंसर ई आ जाएगा। लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। चलिए अगेन अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से तब मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। और देखिए 19 में क्या कहा गया है? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकीय श्वसन, कोशिका का श्वसन कहाँ होता है? आपको पता है इसके बारे में? तो आप इसको देखिए क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया गोल्जी बॉडी में होता है, गोल्जी काय जो है, गोल्जी उपकरण जो है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इसके बाद लाइसोसोम है। कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन। कोशिका के श्वसन का स्थान कौन सा है? कोशिका के श्वसन का स्थान आपको बताना है। अच्छा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको ध्यान रखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, और श्वसन होने के पश्चात आपको पता है कि जब श्वसन होता है तो वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है एटीपी के रूप में, है ना, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा देता है। तो यहाँ बताइए कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थान कौन है? तो यहाँ पर कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थान होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सक्रिय स्थल है किसका? तो कोशिकीय श्वसन का। ठीक है, कोशिकीय माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? ऊर्जा बनता है। ध्यान रखिएगा, पावर हाउस इसको कहते हैं, ऊर्जा घर कहा जाता है, ऊर्जा गृह इसको कहते हैं। तो चलिए 19 के बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये कहा गया है, समझिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। कलर ठीक नहीं है और एक कलर आई थिंक ठीक लग रहा है आपको। नहीं, और ये ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। ये कहा गया इसमें कोशिका को एक निश्चित, है ना, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन देता है, जो आपको बताना है। इसमें एक केंद्रक दिया गया, कोशिका भित्ति दिया गया, कोशिका झिल्ली दिया गया, और गोल्जी बॉडी कहा गया, गोल्जी काय कहा गया है। ये कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? एक निश्चित रूप कौन देता है? कोशिका को जो है एक निश्चित रूप, सेल को एक निश्चित रूप कौन देता है, जो आपको बताना है। चलिए कोशिका को एक निश्चित रूप कौन देता है? यहाँ देखिए केंद्रक है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, गोल्जी काय है। अच्छा आपको बताना, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देख लीजिए कोशिका भित्ति जो होता है, आपको पता है कि जो पेड़ पौधा का सबसे बाहरी वाला सतह को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति ही कोशिका को एक निश्चित रूप देता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। आंसर कौन सा हो जाएगा सर? तो कोशिका भित्ति इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति आपका आंसर रहेगा बी। चलिए अगेन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, और देखिए 21 में क्या कहा गया आपको। अगेन क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखिए, और क्वेश्चन नंबर 21 में ये आपको कहा गया है, समझिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। हाँ, पादप कोशिकाओं के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए बताइए, पादप कोशिकाओं के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, जो आपको बताना है। पादप कोशिका जो है उसके बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया, केंद्रक कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक है तो कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका भित्ति है, तो गोल्जी बॉडी है। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा का जो सबसे बाहरी वाला भाग रहता है, पेड़ पौधा का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, वो सेलुलोज का जो बना होता है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसको हम लोग जो छाल उल कहते हैं जिसको, तो उसको क्या है वो बताना है। उसका नाम क्या देते हैं? बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसका नाम क्या दिया जाता है? केंद्रक बोलते हैं कि कोशिका झिल्ली बोलते हैं, या कोशिका भित्ति बोलते हैं, या गोल्जी काय कहते हैं? तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं गोल्जी, सॉरी इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। गोल्जी काय नहीं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसका भित्ति है, बाहर का दीवार है, भित्ति जैसा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको याद हो गया होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा सर। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, कोशिका, इसको सी इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति ही इसका आंसर रहेगा सी।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, कोशिका जो है, यहाँ देखिए सर, कोशिका का ऊर्जा गृह है ना, ऊर्जा गृह यहाँ पर लिखा गया है। ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाए, गृह, सॉरी इस तरह से लिखा है, ऊर्जा गृह, गृह लिखा गया है, ऊर्जा गृह है ना, पावर हाउस, ऊर्जा गृह, पावर हाउस किसको कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, पावर हाउस किसको कहते हैं, ऊर्जा का घर किसको कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, लाइसोसोम दिया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया है, लाइसोसोम दिया गया है, किसको कहेंगे। फिर से इसके एक ऑप्शन आप आराम से फिर से पढ़ लीजिए, क्या है, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, जो इसमें कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले रहेगा। दूसरा में कहा गया राइबोसोम रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा और लाइसोसोम रहेगा, किसको हम लोग बोलेंगे। चलिए बताइए, कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर किसको कहते हैं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो अब ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ सेल, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा घर कहते हैं। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अब 23 पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, चलिए देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन में किसका निर्माण होता है, आपको बताना है। अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें किसका निर्माण होता है। चलिए अर्धसूत्री विभाजन में किसका निर्माण होता है, जनन कोशिकाओं को होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को होता है, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल जो प्रोटीन है इनमें से कोई नहीं, किसका निर्माण होता है आपको बताना है। अर्धसूत्री विभाजन में किसका निर्माण होता है, तो आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन में जो है जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिका, जनन कोशिका मतलब क्या, तो महिलाओं में उसको अंडाणु हम लोग बोलते हैं, पुरुषों में उसको शुक्राणु बोलते हैं, ओवा और स्पर्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि जनन कोशिकाओं का निर्माण किस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ पर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। तो आपको ध्यान रहेगा अर्धसूत्री विभाजन में किसका, तो जनन कोशिकाओं का ही निर्माण होगा। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर कौन था, तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन था, और 22 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है, जिसका आंसर क्या भी बताया है, तो इसका आंसर ये बताया गया है ना, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब चलिए 22 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ देखिए, शरीर का बनावट आपको कौन देता है, जो बताना है। एक ऑटोसोम है, एलोसोम है, दोनों इनमें से कोई नहीं, ऑटोसोम एलोसोम। और इसके बाद ये कहा गया है कि दोनों या इनमें से कोई नहीं। शरीर का बनावट आपको कौन देगा, शरीर का जो बनावट है वो ऑटोसोम देता है कि एलोसोम देता है, या क्या मतलब या दोनों देता है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। चलिए अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ऑटोसोम ही शरीर का जो बनावट देता है ना, ऑटोसोम जो है शरीर का बनावट आपको ऑटोसोम देता है। एलोसोम आपको लिंग निर्धारक होता है, सेक्सुअल जो है ना, आपको सेक्स बता देगा, ये बताएगा कि वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताने के लिए आपको कौन है, तो यहाँ पर एलोसोम होता है। और ऑटोसोम करता क्या है सर, तो ऑटोसोम शरीर का बनावट देता है ना, शरीर का बनावट है जो आपको ऑटोसोम देगा। और एलोसोम जो होता है यहाँ पर सर, वो लिंग निर्धारक होता है, आपको ध्यान रखना है ना, लिंग निर्धारक होता है कौन, तो एलोसोम। और ऑटोसोम क्या करता है, तो शरीर का बनावट देता है। तो शरीर का बनावट कौन दिया था, एलोसोम या ऑटोसोम। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑटोसोम इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर आपको ध्यान रखना, ऑटोसोम, ठीक है। चलिए 23 के बाद अगेन अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, पढ़िए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है। और 24 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि महिलाओं एवं पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना गुणसूत्र होता है, महिलाओं एवं पुरुषों में कितना गुणसूत्र होता है। आपको पता है कि गुणसूत्रों की संख्या दोनों में समान होता है ना, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होता है। अब ये बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या समान तो है, लेकिन कितना होता है, जो आपको बताना है। महिलाओं में कितना होता है, पुरुषों में कितना होता है। चलिए यहाँ दिया गया 22 जोड़ी है, 23 जोड़ी है, 24 जोड़ी है, 25 जोड़ी। जोड़ी कहने का मतलब कि एक जोड़ा में 2 गो होता है, तो यहाँ 22 दूना 44 आपसे कहना चाह रहा है। यहाँ देखिए 23 दूना 46 आपसे कहना चाह रहा है, यहाँ 44 है, बस जोड़ी है, मतलब इसको 2 से गुना करते जाएंगे, तब 22 दूना 44 आपका हो जाएगा, 23 दूना यहाँ 46 है, ये समझ लिया। यहाँ 44 यहाँ पर लिखे हैं, 44 आपका है, 46, 24 दूना 48 और 25 दूना 50 यहाँ पर है। तो आपको ये बताना है कितना होता है। तो आपको पता है कि 46 गुणसूत्र होता है ना, महिलाओं एवं पुरुषों में 46 गुणसूत्र होता है। और 46 बताइए किसको में 2 से गुना करने पर 46 आपको आ जाएगा। तो आपको पता है कि 23 का दूना 46 होता है, तो कितना जोड़ हो गया, 23 जोड़ी रहेगा, आपको ध्यान रखना है, 23 जोड़ी ध्यान रहेगा आपको, 23 जोड़ी ही आपको ध्यान रखना है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आपको दिया गया है, जो यहाँ पर देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए, हमारे शरीर में कुल कितने आवश्यक इम्यूनो अम्ल होता है ना। इम्यूनो एसिड जो है, इम्यूनो अम्ल हम लोग को बॉडी में कितना होता है, जो आपको बताना है इम्यूनो अम्ल, इम्यूनो अम्ल के बारे में, और वो भी आवश्यक बताना था। ये पता है आपको कि शरीर में होता है कितना, तो शरीर में होता है 20 गो, जिसमें से 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक होता है। और आपको पूछा गया है कि आवश्यक चाहिए, आवश्यक कितना रहेगा, तो हम लोग को बॉडी में होता है कितना है सर, 20, 20 में से 10 क्या है आवश्यक, 10 क्या है अनावश्यक। तो 10 को आवश्यक होता है, 10 को अनावश्यक होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना कि आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इम्यूनो अम्ल जो है, हम पूछा जाए शरीर में कितना, तो 20, 20 में से 10 को इसको डिवाइड किए हैं, 10 को आवश्यक रहेगा और 10 अनावश्यक रहेगा। आवश्यक किसको कहते हैं आपको पता होगा, आवश्यक उसको कहते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पा रहा है ना। उसको बाहर से कोई चीज खाइएगा तो खाने के बाद आपको मिलेगा, उसकी आवश्यकता है। और जो हमारे शरीर में बन जा रहा है वो खुद अनावश्यक है, वो अनावश्यक होता है, उसको बाहर से आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे शरीर में टोटल कितना रहेगा इम्यूनो अम्ल, तो आपको ध्यान रखना है कि 20 को होता है, जिसमें 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है सबको उसको भेजिए, जो भी 11th की तैयारी में है, अगर सेल पढ़ लिया है तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता हुआ रहता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब पीसीएम एजुकेशन सेंटर, जो आपका चैनल का नाम है वो पीसीएम एजुकेशन सेंटर है, पीसीएम एजुकेशन सेंटर ये है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगला जो आपका वीडियो रहेगा वो वर्क एनर्जी पावर का रहेगा, है ना। वर्क एनर्जी पावर का नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला है, तो उसको भी देखिएगा कंप्लीट, और टोटल से वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब रहने देते हैं इसको।